हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी 4 तारीख को विज्ञान का 10th क्लास का यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको बताऊंगा और जो एग्जाम में हर साल या हर दूसरे साल आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देख लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न हमने लिया है, श्वसन तथा दहन में 4 अंतर लिखिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन हैं। जीव विज्ञान आपकी 25 नंबर की आएगी, ठीक है। तो श्वसन और दहन में क्या अंतर है, हम इसमें लिख देंगे 5 अंतर। सबसे पहले श्वसन में क्या होता है, यह एक जैविक क्रिया है। भाई हम सांस लेते हैं तो वो जैविक क्रिया है। और दहन क्या होता है, दहन रसायन विज्ञान में तो रासायनिक क्रिया है। श्वसन में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है। श्वसन में जब ऊर्जा निकलती है तो विभिन्न चरणों में निकलती है। आपने श्वसन प्रक्रिया पढ़ी है तो उसमें जो ऊर्जा है वो विभिन्न चरणों में निकलती है। और दहन में इस क्रिया में ऊर्जा एक साथ निकलती है, ठीक है। पहला क्या है, यह जैविक प्रक्रिया है, यह रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है और इसमें ऊर्जा एक साथ निकलती है। नंबर 3, शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है श्वसन में, और दहन में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है, मतलब तापमान बढ़ता है। श्वसन में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है और दहन में ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में निकलती है। पांचवा, संपूर्ण क्रिया विभिन्न विकरों द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न विकरों द्वारा सामान्य ताप पर संपन्न होती है और दहन में संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है। तो इतना सा आपको लिखना था आंसर। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस वीडियो में कुछ लघु उत्तरीय और कुछ विस्तृत उत्तरीय हैं। अगला क्वेश्चन है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। पौधे सजीव हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका अंतर एग्जाम में आता है। जीव विज्ञान में क्या लिखेंगे, सजीव आपको पता है जिसमें जान होती है वो सजीव, जिसमें जान नहीं होती वो निर्जीव होते हैं। जैसे पहला क्या है, उपापचय, ठीक है, मेटाबॉलिज्म सजीवों का प्रमुख लक्षण है। पहले पता आपको लिख देनी है, उपापचय सजीवों का प्रमुख लक्षण है और निर्जीव में उपापचय नहीं पाया जाता। जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए सजीवों में पदार्थ व ऊर्जा का इनपुट व आउटपुट होता है। यही पदार्थ शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर जीवित अवस्था बनाए रखते हैं और निर्जीव में पदार्थों व ऊर्जा का इनपुट व आउटपुट नहीं होता। अंतर नंबर 2, पोषण पोषण श्वसन परिवहन उत्सर्जन जैसी अनुरक्षण क्रियाएं पाई जाती हैं। किसमें, सजीव में। इन्हें जैव प्रक्रम भी कहते हैं और निर्जीव में इन सभी क्रियाओं का अभाव होता है। प्रश्न पॉइंट नंबर 3, सजीव उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यह गुण उत्तेजनशीलता कहलाता है और उत्तेजनशीलता निर्जीव में नहीं पाई जाती है। सजीव में जनन भी सजीवों का विशिष्ट गुण है और निर्जीव में जनन नहीं पाया जाता। बहुत ही इजी था ये। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु स्त्रावण में अंतर क्या है। वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु स्त्रावण में क्या अंतर है। तो वाष्पोत्सर्जन यह पौधे की वायवीय सतह से रंध्र, उपत्वचा या वातारंध्र होने से वाली क्रिया है और बिंदु स्त्रावण में यह जलरंध्रों से होने वाली एक क्रिया है। नंबर 2, जल वाष्प के रूप में विसरित होता है। यह शुद्ध जल की हानि है। क्या, वाष्पोत्सर्जन। और यहाँ पर जल तरल जल के रूप में स्त्रावित होता है। जल में घुलित पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें, बिंदु स्त्रावण में। नंबर 3, अंतराकोशिकीय स्थानों में जो जलवाष्प संचित होती है वह रंध्रों द्वारा विसरित होती है और यहाँ पर दारू वाहिकाओं के खुले सिरों से कोशारस तरल रूप में पत्तियों के शीर्ष, पर्णतत्व आदि से निकलता दिखाई देता है। यहाँ पर इससे उत्पन्न वाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण जल का निष्क्रिय अवशोषण होता है और यहाँ यह क्रिया जड़ के मूल दबाव के कारण होती है। तो एक बार फिर देख लीजिए, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने लिए हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। जैसे पहला, अंतर निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट है। जब निषेचन क्रिया शरीर के अंदर होती है, ठीक है, निषेचन मतलब रिप्रोडक्शन, जब निषेचन क्रिया शरीर के अंदर होती है तो इसे अंतर्निषेचन कहते हैं, जैसे पक्षियों और स्तनियों में।
जब निषेचन क्रिया शरीर से बाहर जल में संपन्न होती है इसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मछली व उभयचरों में। ठीक है, बहुत ईजी है। अंतः मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहर। जो बाहर निषेचन होता है उसे पानी में मतलब वो बाह्य निषेचन कहलाता है, और अंदर होने वाला निषेचन होता है अंतर निषेचन। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, पुमंग तथा जायांग में अंतर बताइए। अब पुयंग तथा जायांग क्या है, ये 2014-17 में आया, वो इंपॉर्टेंट है। पुमंग पुष्प का नर जनन चक्र है। पुमंग पुष्प का नर जनन चक्र है। इसका निर्माण पुंकेसरों से होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं। जैसे पूछ लेंगे पुमंग का निर्माण किससे होता है, 4 ऑप्शन देंगे, इसमें एक ऑप्शन पुंकेसरों भी होगा, तो आप उसको टिक कर दोगे। जायांग क्या है, जायांग पुष्प का मादा जनन चक्र है। इसका निर्माण अंडकों से होता है। अंडक के अंडाशय में बीजांड बनते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन की स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां हैं, नसबंदी, वैसेक्टोमी तथा नलीबंदी, ट्यूबेक्टोमी तथा ये परिवार नियोजन की 2 स्थायी विधियां हैं, नसबंदी और नलीबंदी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है, क्यों? डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? प्रजनन में बनी संतति का शरीर अभिकल्प व ब्लूप्रिंट जनकों के समान होता है। इस समानता का आधार क्रोमोसोम में पाए जाने वाले डीएनए होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के कारण ही जनकों के लक्षण संतति को संचारित होते हैं और यही जनन का आधार है, जनन के लिए जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्जाम में। डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब प्रजनन में बनी संतति का शरीर अभिकल्प व ब्लूप्रिंट जनकों के लिए इनको के समान होता है। इस समानता का आधार क्रोमोसोम में पाए जाने वाला डीएनए होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के कारण ही जनकों के लक्षण संतति को संचारित होते हैं और यही जनन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विखंडन और खंडन दोनों विधि को हमें स्पष्ट करना है। 2019-20 में आया हुआ है, 21 में एग्जाम हुए नहीं, 22 में भी आ सकता है। विखंडन क्या होता है? इसमें एक कोशिकीय जीव असूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 संतति जीवों का निर्माण करते हैं। इसमें पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशाद्रव्य का बंटवारा होता है, जैसे अमीबा, जीवाणु आदि में। खंडन का तल अनियमित, अनुप्रस्थ या लंबवत हो सकता है। अब खंडन में सरल तंतुरूपी जीवों जैसे शैवाल, कवक के परिपक्व तंतु अनेक भागों में टूट जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा संतति तंतु का निर्माण करता है, जैसे स्पाइरोगाइरा में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों द्वारा होता है? एकलिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प क्या है, उदाहरण सहित बताइए। यह क्वेश्चन आया 2019 में। अथवा एकलिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। यह आया 2020 में। 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये। इसका उत्तर है, पुष्पीय पौधों में नर जननांग पुंकेसर तथा मादा जननांग अंडक होते हैं। अभी हमने पढ़ा था पिछले से 2 क्वेश्चन पहले। एकलिंगी पुष्पों में केवल नर या केवल मादा जननांग पाए जाते हैं, अर्थात नर पुष्प तथा मादा पुष्प पृथक पृथक मतलब अलग अलग होते हैं, जैसे लौकी, तोरई, पपीता आदि। नर व मादा पुरुष एक ही पौधे पर स्थिर हो सकते हैं, जैसे मक्का में, अथवा अलग अलग पौधों पर स्थित हो सकते हैं, जैसे पपीता में। नंबर 3 में उभयलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल, मटर और आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित पौधों में जनन किस विधि द्वारा होता है, उदाहरण भी दीजिए। अब बीज रहित पौधों में जनन किस तरह से होता है? ऐसे पुष्पीय पादप जो बीज निर्माण में असमर्थ होते हैं उनमें कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, जो बीज निर्माण में असमर्थ मतलब वो बीज निर्माण से जनन नहीं कर सकते, वे कायिक जनन कहलाते हैं। ठीक है, अब पौधों के वर्धी भागों जो बढ़ते हैं, जैसे कि तना, पत्तियों पर उपस्थित कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण वर्धी प्रजनन या कायिक जनन कहलाता है, जैसे आलू, गुलाब आदि में कायिक जनन
पाया जाता है। इसमें बीज रहित पौधों में जनन होता है। ये बीज रहित पौधे होते हैं, ठीक है। इन पौधों में बीज नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में 4 अंतर बताइए। अब देखिए 2014, 15, 16, 18 में आया हुआ है। अलैंगिक में क्या होता है, एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। लैंगिक में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है। अलैंगिक में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। निषेचन के पश्चात समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है, एक लिंगी में निषेचन नहीं होता है और इसमें लैंगिक में निषेचन होता है, अलैंगिक में नहीं होता। अलैंगिक में संतान पूर्णतः जनक के समान होती है और यहाँ पर लैंगिक में संतान दोनों जनकों से भिन्न होती है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। 2011, 16, 19 में आया हुआ है। तो स्वपरागण में क्या होता है, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं। परागकणों का कम अपव्यय, जैसे कि उदाहरण है मटर। पर परागण में क्या होता है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को परपरागण कहते हैं। परागकणों का अधिक अपव्यय होता है, जैसे साल्विया और सरसों। पॉइंट नंबर 2, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, संकर ओज अनुपस्थित। पुष्प एकलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, संकर ओज उपस्थित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।